हेलो एवरीवन। सोच के देखो एक ऐसे पार्ट के बारे में जो ना सिर्फ एग प्रोड्यूस करते हैं, ना सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और साथ ही साथ में वो ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो अपने साथ क्या रखेगी बेटा, वो अपने साथ सीड को भी प्रोड्यूस करने का जिम्मेदारी लेती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉयल्टी से कम है? नहीं। So today, in our today's lecture, we are basically going to discuss what? We are going to discuss about our none other than our ovule, our pistil, the female reproductive part. और आज हम basically क्या डिस्कस करेंगे बेटा? उसके स्ट्रक्चर के बारे में, द होल फीमेल पार्ट क्या क्या होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. Then we are going to study about the third thing, then how this embryo sac is formed, how this ovule is formed. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फीमेल पार्ट से और एंड करेंगे हम लोग अपना 7 सेल 8 न्यूक्लिएट वाले स्ट्रक्चर के साथ, जिसे दिया था नॉन अदर देन स्टैट्सबर्गर में. ठीक है, तो हम आज उस स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो देखो बेटा, मिलिए, ये है आपकी रॉयल्टी. ठीक है, यानी कि ये है हमारी क्वीन हमारे पास, दैट इज द पिस्टल. ठीक है, अब जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पिस्टल कहते हैं. और ये जो पिस्टल है ना, देखो पिस्टल को हम और क्या कहते हैं बेटा, कार्पिल कहते हैं. कार्पिल या पिस्टल हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास है आपके पास फीमेल पार्ट. क्या है बेटा, ये हमारे पास है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब हमें एक चीज अच्छे से पता है, क्या पता है बेटा हमें अच्छे से, कि अगर ये कार्पिल मेरे पास एक है, ज्यादातर फ्लावर्स में ये जो कार्पिल होता है ये एक पाया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोनो कार्पिलरी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोनो कार्पिलरी कहते हैं. किसी किसी फ्लावर्स में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कार्पिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी. ठीक है, मल्टी कार्पिल्स, बेसिकली इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, मल्टी कार्पिलरी कहते हैं. ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास क्या आता है, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी. ठीक है, देन हमारे पास क्या आया बच्चा, देन हमारे पास अब मल्टी कार्पिल्स. ठीक है, इन मल्टी कार्पिल्स को जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी कि एक हमारे पास क्या पाया जाता है, एक हमारे पास पाया जाता है एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, फ्यूज्ड कंडीशन. यानी कि सारे के सारे जो कार्पिल्स हैं अगर वो आपस में फ्यूज है, जैसे कि मान लो अगर ये मेरे पास क्या है, एक फीमेल पार्ट है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दूसरा फीमेल पार्ट है. ठीक है, और एक मेरे पास क्या है बेटा, तीसरा फीमेल पार्ट है. जब ये सबके सब आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, जैसा कि आपको पैपावर की कंडीशन में देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा, उस कंडीशन को हम कहेंगे हमारे पास सिनकार्पस. ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है बेटा, वो हमारे पास होती है सिनकार्पस कंडीशन होती है. देन हमारे पास होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा कार्पिल्स है तो, बट ये सारे के सारे कार्पिल्स क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है बेटा, जैसे कि आपको मिशेलिया में देखने को मिलता है, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द कार्पिल्स, यू डिफरेंट डिफरेंट कार्पिल्स, सबके सब क्या है, अपनी एक अलग पहचान लेके पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा, ये कंडीशन हमारे पास होती है एपोकार्पस की. कौन सी कंडीशन होती है बेटा, एपोकार्पस की, राइट. फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों, फिर हमारे पास आता है एक चीज जिसे हम कहते हैं बेटा, देखो मान लो ये मेरे पास जो स्वोलन पार्ट है, दिस स्वोलन पार्ट इज व्हाट, दिस स्वोलन पार्ट इज ओवरी. ओके, ये मेरे पास कौन सी कंडीशन है बेटा, ये मेरे पास है मेरी ओवरी. अब इस ओवरी में हमारे पास क्या होंगे, छोटे छोटे सीड्स होंगे, राइट. और ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, ओव्यूल है. ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पढ़ते हो, राइट. अब एक चीज देखो बेटा, इन ओव्यूल्स के बीच में, ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में
कोई ना कोई कनेक्शन होगा जहां से ये आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। So placenta is basically what it is, a cushion like a structure that provides support to the ovule and it basically connects our basically ovule to the ovary. अब प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा था, उस प्लेसेंटेशन में बेसिकली क्या था, उस प्लेसेंटेशन में हमारे पास था, आपने एक्साइल प्लेसेंटेशन पढ़ा था, आपने मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ा था इन योर क्लास 11th, है ना, और आपने बेसल प्लेसेंटेशन पढ़ा था। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने क्लास 11th में, राइट। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा, इस प्लेसेंटेशन के बाद अगर हम बात करें हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं बेटा लॉक्यूल, या अगर हम बात करें ओवरियन कैविटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं ओवरियन कैविटी के बारे में बात करते हैं। अब लोक्यूल या अगर हम ओवरियन कैविटी की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो जब आपने प्लेसेंटेशन पढ़ा था तो आपने यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था प्लेसेंटेशन को, है ना, ये चीज जहाँ पे आपको क्या थे बेटा, सीट्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे आपको ओव्यूल्स देखने को मिल रहे थे। तो ये जिस पोर्शन में डिवाइड हुई है ना हमारी ओवरी कट करने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं लोक्यूल। क्या कहते हैं उसे, लोक्यूल कहते हैं, ओके। अब देखो बेटा, ये जो हमारे पास ओव्यूल्स हैं ये या तो एक हो सकते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने आपको लोक्यूल बता दिया। अब देखो ओव्यूल्स की थोड़ी बात मैं कर लेती हूँ, कौन सा कलर लें, चलो ये ले लेते हैं। अब देखो ये ओव्यूल्स या तो एक हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये एक हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैंगो में देखने को मिल जाए या आपको व्हीट में देखने को मिल जाए, ठीक है, या तो ये आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको वाटरमेलन खाना पसंद है ना, तो वाटरमेलन हो गया, ठीक है। आपके पास और क्या हो गए, ऑर्किड्स हो गए, उनके अंदर ये ओव्यूल एक से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास आता है मेन कहानी, ठीक है, कि इतने सारे ओव्यूल्स तो होते हैं बट इसमें से कोई एक ही क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो सैक बनता है। अब वो कैसे बनता है वो हमें देखना है, ठीक है। बट इससे पहले ये जो ये ओव्यूल है ना, इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें देखना है बेसिकली कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है, राइट। तो चलो अब हम अपने मेगास्पोरेंजियम यानी कि जो हमारा ओव्यूल है, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ, मेरे साथ साथ जैसे मैं डायग्राम बनाऊं वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ओव्यूल बना रही हूँ ना, वो ओव्यूल होगा बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी मैं आपको सारे ओव्यूल्स के बारे में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में, ठीक है। बट अभी जो मैं आपके पास ओव्यूल बना रही हूँ, या जो जनरली आपके एंजियोस्पर्म्स में मेजॉरिटी में जो आपके पास ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस। सिर्फ एक हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसके पास एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं होता, एंजियोस्पर्म होने के साथ भी बाद भी वो होता है बेटा कैस्पेला, ठीक है। कैस्पेला में आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं पाया जाता है। बाकी ए फॉर एनाट्रोपस, ए फॉर एंजियोस्पर्म्स, majority of angiosperms are having what, anatropous ovules. That is why we are going to study here what happens basically, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अब उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिकली फनिकल, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, फनिकल कहते हैं, ठीक है। अब एक पार्ट आता है बेटा हमारे पास हाइलम आता है, ठीक है। अब ये हाइलम का बेसिकली क्या बात होता है बेटा, ये बेसिकली एक तरीके से अटैचमेंट होता है, ठीक है। किस चीज का अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट जहां पे ओव्यूल आपके साथ अटैच है टू दी ओवरी। अब देखो इसको आप कैसे पहचानोगे,
हाइलम जो बेसिकली होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। मतलब अगर आपने कोई भी जैसे आज ही जाओ, आज ही किडनी बीन जो राजमा होता है ना, वो अपने घर पे जरा जाके देखना, ठीक है। वहां पे जब आप बैक साइड देखोगे या एक पार्ट आप देखना जहां पे आपके पास डिसकलरेशन होगा सीड का, ठीक है। जहां पे भी आपके पास डिसकलरेशन होगा वो क्या सिग्निफाई करेगा, पहली बात ये सिग्निफाई करेगा कि वहीं पे अटैचमेंट थी किसकी, जो हमारा ओव्यूल है उसकी अटैचमेंट थी ओवरी के साथ, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पास और क्या था बेटा, कि वही जगह आपके पास कौन सी होगी, हाइलम होगी, प्लेसेंटेशन को बता रहा है, ठीक है। अब प्लेसेंटेशन हाइलम के बाद हमारे पास क्या था, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है। इस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फानिकल कहते हैं। कभी कभी जब आप पुराने बुक्स देखना तो उसके अंदर यही फानिकल जब थोड़ा सा और क्या हो जाता है बेटा, इलोंगेटेड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा और इलोंगेटेड हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, रैफी कहते हैं, ठीक है। ये जब फानिकल हमारे पास कुछ स्पीशीज में एलोंगेटेड रूप में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं रैफी, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, हम रैफी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसी का ही क्या है, जस्ट ये लंबा सा पाया जा रहा है, ठीक, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं बेटा, दो कवरिंग्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या आती है बच्चा, दो यहाँ पे हमारे पास कवरिंग्स आती हैं, और ये दो कवरिंग्स हमारे पास कौन सी होती हैं बेटा, ये दो कवरिंग्स हमारे पास कहलाती हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा, इंटीग्यूमेंट्स कहलाती हैं। यही इंटीग्यूमेंट आगे जाके क्या बना रही है, आउटर मोस्ट कवरिंग बना रही है आपके सीड का, ठीक है। जैसे कि अभी देखो हमारे पास एक क्या होता है बेटा, एक हमारे पास होता है दो इंटीग्यूमेंट्स अगर हैं, ठीक है, तो उस टाइप के ओवरी को हम कहते हैं, उस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं बाइटेगमिक। कुछ ऐसे भी हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टेगमेन और हमारे पास इंटीग्यूमेंट्स हम बेसिकली क्या करते हैं, दो पार्ट्स में अपने ओव्यूल को डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिटेगमिक जिसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, टेगमेन प्रेजेंट है, यानी कि इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है। और एक हमारे पास होता है बेटा बाइटेगमिक, मोस्ट ऑफ द आपके पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर है, ठीक है। अब ये इंटीग्यूमेंट क्या है बेटा, एक होता है हमारे पास आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक हमारे पास होता है आउटर इंटीग्यूमेंट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट है, ठीक। और ये वाला पार्ट बेटा, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट है, ठीक है। क्या है बच्चा हमारे पास, ये वाला इनर इंटीग्यूमेंट है, राइट। ये तो हमारे पास हो गए कवरिंग्स के बारे में, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, एक खाली स्पेस है, ठीक है। उस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस खाली स्पेस को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, PYLE, माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग होता है, माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होता है जो जहां से जो भी गैशियस एक्सचेंज होगा वो सारी चीजें यहाँ से हो रही, किसी भी चीज का वाटर इनटेक आना होगा या कोई भी चीज होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम प्लांट्स की सीड की बात करें तो सीड में भी आपको ये माइक्रोपाइल रीजन देखने को मिलेगा, एक छोटा सा आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हाइलम के जस्ट नीचे, जो कि माइक्रोपाइल होता है, राइट। एंड इस माइक्रोपाइल को हम क्या कहते हैं बेटा, ये माइक्रोपाइल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द आउटर एनवायरनमेंट एंड द इनर एनवायरनमेंट ऑफ आवर ओव्यूल, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पे आता है एक आपका एम्ब्रोसैक। ये क्या आता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास आपका एक आता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आता है एम्ब्रोसैक, और एम्ब्रियोसैक के पास आसपास, नॉट दिस वन चलो, एम्ब्रियोसैक के आसपास यहाँ पे ये जितने भी पास में हैं, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के आसपास कुछ हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ में। डेंस साइटोप्लाज्म के साथ में अगर पाए जा रहे हैं तो दे वर्क एज फूड रिजर्व, ओके। और उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं न्यूसेलस, NUCELLUS,
एस, मैंने न्यूसेलेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, बट आप गलत मत लिखना बेटा क्योंकि आपके तो मार्क्स कटेंगे। न्यूसेलेस, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, न्यूसेलेस वाला स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जब हम आगे आते हैं, देखो एक है माइक्रोपाइलर रीजन, एक है हमारे पास इसके जस्ट एंड में कौन सा रीजन है बेटा, इसके जस्ट एंड में बेस वाला पार्ट पाया जाता है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, जो बेस को बताता है, इसे हम कहते हैं चैलेजल एंड या चैलेजा, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन, चैलेजल एंड, ठीक है, एंड फनिकल। अब देखो बेटा यहाँ पे आप देखो, इफ दिस इज द फनिकल, ठीक है, तो ये दोनों जो है इस तरीके से, यानी माइक्रोपाइलर रीजन वो क्या है, फनिकल के पास में पाया जा रहा है, और अगर हम बात करें हमारे पास माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड एक दूसरे के क्या है, सिधाई में है, ठीक है, 180 डिग्री ये घूमा हुआ है, जब ये 180 डिग्री हमारे पास घूमा होगा, ठीक है, हमारे पास 180 डिग्री घुमा हुआ, मेरा हाथ इतना नहीं घूम सकता है ना, तो 180 डिग्री जब हमारे पास इस तरीके से घुमा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, यानी कि जब हमारे पास माइक्रोपाइलर रीजन और चैलेजल रीजन क्या है, एक लाइन में पाए जा रहे हैं सिधाई में, ठीक है, और माइक्रोपाइलर रीजन फनिकल से क्या है 180 डिग्री एंगल पे। मतलब पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे, चलो आओ तुम्हें एक और चीज बताते हैं, हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप में हमारे पास क्या होता था, इफ दिस इज द फनिकल, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इंटीग्यूमेंट्स बनेंगे, ठीक है, एंड इंटीग्यूमेंट्स के बाद यहां से आपके पास क्या बनेगा, दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन, दिस इज द चैलेजल रीजन, ठीक है, एंड दिस इज द फनिकल रीजन। प्रिमिटिव टाइम पीरियड पे ऐसा हमारे पास क्या होता था, हमारे पास ओव्यूल पाया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते थे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक, जिसमें से ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये सबके सब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, राइट। बट अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, फनिकल हमारे पास इधर आया, ठीक, और ये हमारे पास 180 डिग्री क्या हो गया बेटा, एक तरीके से बेंड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से 180 डिग्री बेंड हो गया, यानी कि दिस इज द फनिकल, दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन, दिस इज द चैलेजल रीजन। तो जहां पे हमारे पास 180 डिग्री क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है, चैलेजल और हमारे पास जो आपके पास माइक्रोपाइलर रीजन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में पाए जा रहे हैं, ठीक है, और फनिकल और क्या कहते हैं, हमारे पास जो माइक्रोपाइलर रीजन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होता है बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होता है बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। अब आप पूछोगे मैम कि इसके अलावा और कोई ओव्यूल होता है, हाँ बेटा होता है, एक हमारे पास आता है हेमीट्रोपस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या, देखो ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है, ये हमारे पास एकदम 80 डिग्री में बेंड हो गया है। अब एक हमारे पास पाया जाता है जो 90 डिग्री में भी बेंड होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, फनिकल है, ठीक है, और ये हमारे पास इंटीग्यूमेंट्स, सॉरी ये मैं जस्ट आपको एक उसके लिए बता रही हूँ, इमेजिनेशन के लिए बता रही हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, 90 डिग्री में पाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं माइक्रोपाइलर रीजन और जो चैलेजल रीजन है एक दूसरे की क्या है, 90 डिग्री एंगल में। ये देखो ना, फनिकल से 90 डिग्री है, ठीक है, जब फनिकल से हमारे पास 90 डिग्री में है, यहाँ पे हम जो डिग्रीज ले रहे हैं यही बता रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है हेमीट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल होता है बेटा, हेमीट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा कर्वेचर। जब हमारे पास मेरा इंटीग्यूमेंट बहुत मोटा हो गया, ओके जरा चलो इसे कर देते हैं,
अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कर्वेचर या कर्व, जहां पे आपके पास जो हमारा चैलिजल एंड है, ठीक है, और जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, जब वो एक कर्व के टॉप पे प्रेजेंट है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल एंड, जब ये एक कर्वेचर के तौर पे प्रेजेंट है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप को हम कहते हैं कैम्फाइलोट्रोफस ओव्यूल। और जो अभी मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास एक प्लांट था कैस्पेला, ठीक है, कैस्पेला के बारे में बताया था ना, कैस्पेला में बेसिकली ये होता है, ये वाला ओव्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास आता है बेटा 360 डिग्री एंगल पे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि प्रिमिटिव हमारे पास ये था, फिर इसके अंदर थोड़े से वेरिएशंस देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमारे एक हॉर्सशू शेप भी होता है, इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। 360 डिग्री एंगल यानी कि सर्कल होता है ना, सर्सिनोट्रोपस बेसिकली ओव्यूल, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, मतलब कि दिस इज द फॉनिकल, ठीक है, फॉनिकल के बाद इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, मतलब फॉनिकल से ये ना बेसिकली फॉनिकल से जो माइक्रोपाइलर रीजन है उनके बीच में एक तरीके का सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप का भी ओव्यूल देखने को मिलता था सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। बट ये बहुत रेयर होता है, ऑर्किड्स के अंदर आई गेस देखने को मिलता है, ठीक है, तो बहुत रेयरली ये ऑकर करता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिकली हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं, एक और होता है, ठीक है, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रही थी, जो हम एनाट्रोपस पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है, जनरली ऐसा होता था। क्या इसके अलावा और होता है? हाँ होता है, ये 2 टाइप का होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेसिकली, जब हम माइक्रोपाइलर रीजन को, चैलिजल रीजन को, एज वेल एज जब हम अपने फॉनिकल को, इन तीनों को जब साथ में हम पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। हम ओव्यूल को और 2 टाइप में डिवाइड किए थे। कौन से 2 टाइप में डिवाइड किए थे? एक था बेटा यूनिटेग्मिक और एक था हमारे पास बाइटेग्मिक। एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, तो वो क्या होगा बच्चा? वो हमारे पास होगा यूनिटेग्मिक, और अगर 2 इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास, वो कौन सा होगा बेटा? बाइटेग्मिक। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव व्हाट? उनके पास होता है बाइटेग्मिक, ठीक है। और बाद में जाके यही जो टेगमेंट्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट विल मेक द टेस्टा, ठीक है, और इनर इंटीग्यूमेंट विल मेक द टेगमेंट ऑफ द सीड पार्ट। अगर आपने सीड के जो कोट्स पढ़े होंगे ना, उन सीड के कोट्स 2 होता है, एक आउटर कोट होता है, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट होता है हमारे पास टेस्टा एंड देन टेगमेंट, तो यही ये आगे जाके बनाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? ओके, अब हमारे पास क्या आएगा बेटा? अब देखो, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, ओके, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, कहाँ गया? ओके, मेगास्पोरेंजियम हम ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ओके। अब हमारे पास एक पार्ट आता है बेटा, जिसे हम कहते हैं हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी हम उसे भी पढ़ेंगे, आई गेस वो मेगास्पोरोजेनेसिस था, ठीक है, हाँ, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें एक चीज क्या ध्यान देनी है, देखो बेटा, जो हमारे पास क्या होता है बच्चा, हमारा जो ओव्यूल है, ठीक है, अब ये ओव्यूल क्या है, एक से ज्यादा है भाई, मोर है, उसमें से जो एम्ब्रोसैक है, वो एम्ब्रोसैक तो एक ही बनेगा, है ना, वो एम्ब्रोसैक तो क्या होगा, एक ही बनेगा। बट अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब देखो मियोसिस, हमें ये अच्छे से पता है कि एक क्या होता है बेटा, मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस मियोसिस के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इस मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास बच्चा हो क्या रहा है कि एक अगर हमारे पास क्या है, मियोसाइट है, ठीक, वो हमारे पास डिवाइड होके वो अगर मियोसिस में जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा बच्चा, वो हमारे पास फॉर्म करेगा आपके 4, आप कह सकते हो हमारे पास मेगास्पोर्स फॉर्म करने चाहिए, ठीक। बट आप बोलोगे
कि मैम जब ये 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, बट यहाँ पे तो आप बोलते हो कि एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये बेसिकली एक फिनोमिना होता है जिससे ये पॉसिबल हो पाता है। देखो मियोसाइट हमारे पास क्या है, आपके पास मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे जब हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं तो मेगा गैमेटोफाइट आप बोल दो या मेगास्पोर बोल दो इसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास मियोसिस के प्रोसेस में जाता है। मियोसिस के प्रोसेस में जाने के बाद ये हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स को बनाता है, ठीक है। क्या करता है, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को बनाता है। पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस में 2 सेल्स को बनाएगा, फिर ये हमारे पास क्या करता है, 2 और सेल्स को बनाता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स आ गए। बट क्या किसी प्लांट में 4 एम्ब्रियो सैक होता है? नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इनमें से जो ये 3 थे, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बेटा, डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा, डीजेनरेट हो जाते हैं। और इसके डीजेनरेट होने से हमारे पास क्या होता है बेटा, कि सिर्फ एक जो आपके पास हैप्लॉइड सेल होगा, इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। वही हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होता है, राइट। अब ये एम्ब्रियो सैक बनता किससे है, तो ये एमएमसी कैसे बनता है, मेगास्पोर कैसे बनता है, इसे भी अभी हम देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो देखो ये जो प्रोसेस हमारे पास हुआ है, ये जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें मियोसिस से हमें 4 मेगास्पोर तो मिले, और इन 4 मेगास्पोर से बेसिकली हुआ क्या, 3 डीजेनरेट हो गए और एक हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनेगा। इस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप की डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस होता किस तरीके से। अब देखो जब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं या मेगास्पोरोजेनेसिस में बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, देखो अगेन मेगास्पोर का क्या हो रहा है बेटा, अभी हम मेगास्पोर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको कड़ी को ध्यान से सुनो, ये तो मैंने आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बताया था, मेगास्पोरोजेनेसिस अलग है। अब देखो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, न्यूसेलस के बारे में बताया था। न्यूसेलस बेसिकली क्या होता है, फूड रिजर्व करके रखता है, ठीक है। और इसे फूड रिजर्व करने में कोई जो एक न्यूसेलस होगा, ठीक है, उसके अंदर ये फूड ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। उसी के ऊपर ये क्या करेगा, फीड करेगा। न्यूसेलस का कोई भी जो सेल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फूड रिजर्व को कंज्यूम करने के बाद वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, इट विल कन्वर्ट इनटू हमारे पास आपका मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या होगा बेटा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर वो क्या होगा बच्चा, कन्वर्ट होगा। और इस मेगास्पोर मदर सेल से कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, इस मदर स्पोर से कन्वर्ट होने के बाद ही हमारे पास आप ये कह सकते हो इट विल गो इनटू, देखो मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, फिर ये हमारे पास किसके अंदर जाएगा बेटा, मियोसिस सेकंड के अंदर जाएगा, ठीक है। किसके अंदर गया, मियोसिस सेकंड के अंदर गया, हमें क्या मिले, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिले, ठीक। अभी मैं इसको भी आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखो हमें ये अच्छे से पता है कि मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, इसमें से जो एक है इट विल एक्ट एज व्हाट, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो कौन सी डेवलपमेंट हुई है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये मोनोस्पोरिक को समझो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, स्पोरिक का मतलब होता है स्पोर, यानी कि एक ही बचा ना, एक ही हैप्लॉइड सेल बचा ना, जब एक ही हैप्लॉइड सेल बना तो वो हमारे पास क्या बनाया बेटा, वो हमारे पास बनाया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। और ये बाकी के जो 3 थे वो हमारे पास क्या हो गए बेटा, डीजेनरेट हो गए, ठीक,
ये चीज हमारे पास हुई थी। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है किस तरीके से बनेगा इससे भी हम आगे देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आए कि नहीं है। और इसमें से जो मेगास्पोर मदर सेल है वो बेसिकली क्या है बेटा, एक मियोसाइट है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी व्हाट इज मियोसाइट, ठीक है, फिर से बता देती हूँ। मियोसाइट इज बेसिकली दैट डिप्लॉयड सेल दैट अंडरगोज इनटू मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है। एक बार आपके नीट में मियोसाइट के बारे में पूछ लिया गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, राइट। अब इसके बाद आते हैं बेटा, ये ना हमारे पास एक डायग्राम बताया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आसपास के जो सेल्स हैं, ठीक। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस में कह रही हूँ, न्यूसेलस है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, अंदर हमारे पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, यानी कि हमारा एमएमसी है। अब क्या होगा कि आसपास के न्यूसेलस से ये और भी ज्यादा क्या करेगा, फूड रिजर्व को इकट्ठा करेगा। एंड फूड रिजर्व को इकट्ठा करने के बाद ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये आपके पास कन्वर्ट होगा इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा बेटा इनटू 2 पार्ट्स। ये मैंने एक ही डायग्राम को जानबूझ के 3 बार लिखा है ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। खैर आपको इससे तो नहीं समझ में आ रहा होगा इस कलर से, तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ब्लू लेते हो अभी के लिए। अब देखो बेटा, न्यूसेलस के क्या हुआ बेटा, अंदर डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये कन्वर्ट होगा इनटू 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कहती हूँ बेटा, इस कंडीशन को मैं कहती हूँ डायट कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, डायट कंडीशन है, ओके। ये चीज समझ में आया, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है बेटा, डाइट की कंडीशन है। और इस डाइट की कंडीशन के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चा, इस डाइट की कंडीशन के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू 4 सेल्स, ठीक है। यही हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। यही हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू 4 सेल्स, ठीक है। अब ये जब 4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, ठीक है, डाइट कंडीशन से हमारे पास क्या जाएगा, 4 सेल्स की कंडीशन में जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 सेल्ड स्टेज आ गया है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास एमएमसी है, ये हमारे पास हैप्लॉइड सेल बन गए, ठीक। अगेन हमारे पास आसपास क्या है, न्यूसेलस वगैरह है, राइट। अब इसमें से क्या होगा, अगेन वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो डायग्राम में बताई थी, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैंने सिर्फ मियोसिस करवाया और कुछ नहीं करवाया। मियोसिस फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, ठीक। ये हमारे, प्लीज बुक भी आप खोल के देख लेना, आपको बुक में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ये जो एक है, इट विल कंटिन्यू टू डेवलप एज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और अब इसके डेवलपमेंट की हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारे पास हुआ, बाकी के जो 3 है वो 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए अगेन, है ना। ये मैं आपको इस डायग्राम से बता रही हूँ कौन सा डेवलपमेंट हुआ। यस यू नो दिस, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, बोलो कौन सा डेवलपमेंट हुआ बेटा, मोनोस्पोरिक, यस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है ये जो एम्ब्रियो सैक है, अब वो कौन से प्रोसेस के अंदर जाएगा बेटा, माइटोसिस के अंदर जाएगा, ठीक है। कौन से प्रोसेस के अंदर जाएगा बेटा, माइटोसिस के अंदर जाएगा, ठीक है। एंड माइटोसिस के अंदर जाके अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो सैक है हमारा, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये माइक्रोपाइलर रीजन मान लो, ये चैलिसल रीजन मान लो, ठीक है। या नहीं चलो उल्टा कर देते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो मैं अभी उल्टा कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन 2 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है। किसके अंदर डिवाइड हुआ बेटा, 2 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है ना बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे जो माइटोसिस होगा वो बेसिकली कैसे डिवाइड होगा बेटा, वो हमारे पास होगा फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में। अब इस फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। हमारे पास क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिला, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यही एम्ब्रियो सैक क्या होगा बेटा, ये हमारे पास और डिवाइड होगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन से स्टेज लेके आएगा, 4 न्यूक्लियस स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगेन ये थर्ड टाइप के माइटोसिस में जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास किसके अंदर डेवलप होगा बेटा, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ गए, 4 से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आया बेटा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ बेटा, माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक आ गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि अब इसके बाद होगा इसके अंदर एरिया डिवाइड करना, ठीक है, कि कौन सा एरिया किसके अंदर क्या है रिस्पॉन्सिबल है, राइट, यस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वो जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज था वो किस तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है बेटा, अरेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है, बड़ा सा खूब अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली एम्ब्रियो सैक, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ वही डायग्राम मैं बनाऊंगी। अब देखो यहाँ से पहले का जो स्टेज था बेटा, यहाँ से पहले का हमें पता है कि हमारे पास हाँ 8 न्यूक्लिएट स्टेज था। अब इस 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, अब ये हमारे पास आएंगे एक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब देखो 8 न्यूक्लिएट तो आपको पता चल गया कहाँ से है, इस 8 न्यूक्लिएट से, बट ये 7 सेल्ड ये क्या बला है अभी हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ना मार्किंग कर लेते हैं अपनी। एक हमारे पास कौन सा है बेटा, ये हमारे पास है ऊपर वाला चालिजल एंड, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सा रीजन है बेटा, ये मेरे पास है मेरा माइक्रोपाइलर एंड। अब ये तो आपको पता होगा ना ओव्यूल कहाँ पे है, वो जो हमने ओवरी एनाट्रोपस ओवरी का जो हमने डायग्राम पढ़ा था, एनाट्रोपस ओव्यूल ओवरी, ठीक है, उसका जो डायग्राम पढ़ा था उसमें, राइट। अब देखो चालिजल रीजन में हमारे पास जो 3 न्यूक्लियस हैं वो आपस में जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और वो हमारे पास तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे बेटा, वो तीनों के तीनों कहलाएंगे हमारे पास एंटीपोडल्स। क्या कहलाएंगे बेटा, एंटीपोडल्स, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन में जो हमारे पास 2 आपके पास न्यूक्लियस हैं वो जाके अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, साइनर्जिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, साइनर्जिड्स कहेंगे, ठीक है। और साइनर्जिड्स के पास ही हमारे पास क्या पाया जाएगा बेटा, हमारे पास हमारे एक पार्ट पाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, उस पार्ट को हम कहते हैं एग एपरेटस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एग एपरेटस कहते हैं, या एग हमारे पास हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेल्स हमारे पास हो गए, ठीक है। 6 सेल्स को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब क्या होता है बेटा, हमारे पास यहाँ पे जो 2 सेल्स होते हैं ना वो अपने आप को इस तरीके से क्या करता है, अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियस ने अपने आप को आके अरेंज कर दिया, ठीक है। ये दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का नाम हम लोग साथ में लिखते हैं, वो क्या है बेटा, पोलर न्यूक्लियर। क्या है बेटा, पोलर न्यूक्लियर। ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। हैप्लॉइड है ना, सारी के सारी सेल्स यहाँ पे वैसे हैप्लॉइड है, बट ये हमारे पास क्या है, मैं आपको जानबूझ के बता रही हूँ कि ये सारे हमारे पास क्या होंगे बेटा, एन होंगे, पोलर न्यूक्लियर। अब इन दोनों को ना है तो ये 2 न्यूक्लियस, ठीक है, बट इन दोनों को ना हम हमेशा एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि एक सेल के तौर पे इसको रखते हैं। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हमारे पास आया 7 सेल, और जो हमारे पास 8 न्यूक्लियस था वो यहाँ से आया, न्यूक्लियस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है ना, इस बीच की जगह को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस बीच की जगह को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर फीमेल गेमेटोफाइट, एंड आई होप सो कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि अब हम इसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। इसे हमारे पास दिया था सबसे पहले स्ट्रैटसबर्गर ने दिया था इसे, ठीक है,
और किसके अंदर स्टडी किया था बेटा? पॉलीगनम प्लांट है, उसके अंदर इसको सबसे पहले स्टडी किया था, राइट। और उससे उन्होंने ये पता लगाया था कि जो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमारे पास खत्म होती है हमारी आज की क्लास, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, हमारे पास जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या कर सकते हो बेटा, आप ना अपने डाउट्स लिख सकते हो। अब उस डाउट से होगा क्या कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, स्पेशली मैं आपके उन डाउट्स का स्क्रीनशॉट लूंगे और उन सबको यहाँ पे ना एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगे, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी क्लियर हो जाएगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे बच्चों को हर चीज क्लियर हो गई है। आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी उठा के पढ़ना और सोचना और पूछना अपने आप से कि जो मैंने आपको बताया क्या वो आपको समझ में आया, और अगर आया तो हमारे वीडियो को थम्स अप करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बैच है बेटा वो 1 रुपए का है, 1 रुपए में ले लो, ठीक है। 1 रुपए में क्या होगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए फैसिलिटीज होंगी, तो हो सके तो इस 1 रुपए में आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बाय बाय। ओके।